Good morning students. Today we are going to start with the eukaryotic cell. In the previous lecture also we have discussed about the eukaryotic cell. Now we'll be continuing with some of the organisms of the eukaryotic cell in this lecture as such. So let us see the topic. Now we have discussed in the earlier lecture, you know about the plasma membrane, fluid mosaic model of the plasma membrane. Today we are going to discuss about the types of transport through the plasma membrane, as you can see on the screen. So this transport can be of many kinds, but it has broadly been divided into two. One is called as active transport and the other one is called as passive transport, though we have diffusion and facilitated diffusion also. In case of active transport, the substance is brought from the outside of the cell to the inside with the help of energy. Without एक्सपेंडिंग एनर्जी इट कैनॉट बी पॉसिबल। कहने का मतलब सिंपली ये है कि अगर मान लीजिए सेल के अंदर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है और सेल के बाहर बहुत कम है, बाहर से अंदर आना है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। नेचर में कोई चीज़ जहाँ ज़्यादा प्रेजेंट होती है वहाँ से वो कम की तरफ जाती है, ऐसा हर जगह होता है। तो यहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है। यहाँ पे सेल के बाहर वो चीज़ कम है और सेल के अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद उसको सेल के अंदर जाना है। ऐसे कंडीशन में एनर्जी लगेगी और इसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट आप ऑलरेडी जानते हैं, नेचर में ऑलरेडी होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, बाहर बहुत ज़्यादा है, अंदर बहुत कम है, सेल के अंदर बहुत कम है। मान लीजिए वाटर बहुत ज़्यादा है बाहर सेल के, तो बट नेचुरल है, वाटर बड़े आराम से बाहर से अंदर आ जाएगा विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, और इस तरह के ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो ये देखिए ये डायग्राम है रिप्रेजेंटिंग एंडोमेम्ब्रेन। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। ये आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दिख रहा है। ये तो पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रहा होगा आपको, दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। और ये देखिए एक्सटेंशंस जो दिख रहे हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जहाँ पे राइबोसोम बाउंड नहीं होता उसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहाँ बाउंड होता है उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है कि वो लिपिड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। लेकिन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व्हेन ऑब्जर्व्ड अंडर अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप आप ये देखोगे डॉट्स लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। वो एक्चुअली राइबोसोम्स के प्रेजेंस की वजह से ऐसा डॉट 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 स्ट्रक्चर दिखता है, और उसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक्चुअली वहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, यहाँ पे होता क्या है, प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। उसके बाद वो जो है वो वेसिकल्स के थ्रू, ये देख रहे हैं वेसिकल्स आप, ये वेसिकल्स के थ्रू, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स होते हैं, इनके थ्रू ये गोल्जी बॉडीज में इस तरफ आता है। गोल्जी बॉडीज का सिस पार्ट है, यहाँ पहुँचता है। गोल्जी बॉडीज ये देखिए सिस्टर्निस सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है 5 to 7। इनको ये पूरा का पूरा गोल्जी बॉडी है या गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। गोल्जी बॉडीज में प्रोटीन में फर्दर मॉडिफिकेशन होता है, पैकेजिंग होती है, और प्रोटीन इज डिस्टाइंड टू रीच अ पर्टिकुलर टारगेट। कहने का सिंपल मतलब ये है, टारगेट तक प्रोटीन को पहुंचना जरूरी है। अब वो टारगेट कुछ भी हो सकता है वो लाइजोसोम्स हो सकता है उसी सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो सकता है उसी सेल के अंदर रखा माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर की लेयर हो, या ये भी हो सकता है कि वो प्रोटीन उस सेल से बाहर निकलने के बाद इट हैज़ टू रीच सम एनी अदर सेल। आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? कहने का सिंपल मतलब ये है, जो टारगेट फिक्स होता है, क्या काम करना है उस प्रोटीन को, वो होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। कहने का मतलब गोल्जी कॉम्प्लेक्स ये डिसाइड करता है कि वो प्रोटीन जो वो बना है वो जाएगा कहाँ पे, उसकी डेस्टिनी क्या होगी। तो आप समझ सकते हैं इट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नाउ अब ये देखिए, ये
ये जितने भी सैक लाइक स्ट्रक्चर हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स के, लास्ट वाला ये ट्रांस और मैच्योर है, एंड कहते हैं इसको। यहाँ से ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स के थ्रू देखिए ये लाइजोसोम्स की तरफ जा रहा है, दिख रहा है आपको, और कुछ जो है वो पहुंच जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। जैसे मान लीजिए कोई प्रोटीन एज अ हार्मोन काम कर रहा है तो सेल के बाहर जाएगा, बट नेचुरल है, उसका टारगेट ऑर्गन कोई और होगा, तो उस कंडीशन में वो सेल के बाहर जाएगा। तो ये जितने भी सिस्टम है सब मिल के क्या बना रहे हैं, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। कहने का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी और लाइजोसोम्स, ये तीनों मिल के जो सिस्टम बनाते हैं उसको एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम ना। ये देखिए ये अच्छे से एक डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिया हुआ है, ये राइबोसोम्स दिए हुए हैं यानी कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बीच में ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोलस है। आप जानते हो न्यूक्लियोलस एक रीजन होता है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, उसके बारे में हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा डायग्राम है, इसको समझने की कोशिश करिए। ये जो आपको डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि ये राइबोसोम्स हैं, अटैच हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, इनको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, ये फिर से एक गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ये देखिए सिस फेस है जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये ट्रांस फेस है, और ये जो सिस्टर्ने सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये देखिए ये जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स हैं यही जो है वो फिर लेकर जाएंगे एट द टारगेट प्लेस। जो प्रोटीन को टारगेट, उसकी जो टारगेट जगह है, जिस जगह पर इसको पहुंचना चाहिए वहां इसको पहुंचाएंगे। तो इट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। ये देखिए लाइजोसोम्स है। लाइजोसोम्स के बारे में आप लोगों ने अर्लियर क्लासेस में यू मस्ट हैव रेड अबाउट लाइजोसोम्स। दीज आर कॉल्ड एज सुसाइडल बैग्स। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हाइड्रोलेसिस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। ये सेल के अंदर जितनी भी चीज़ें जो डाइजेस्ट करके सेल के बाहर भेज देने लायक होती हैं, यानी कि आप कह सकते हैं एक तरह से वेस्ट, उसको ये डाइजेस्ट करता है। सो इट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, since the organism is made up of so many cells as such, एक सेल की कोई कीमत नहीं होती, ऑर्गेनिज्म एज अ होल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे केस में मान लीजिए कोई एक सेल की वजह से कैंसर हो सकता हो, किसी एक सेल की गलती की वजह से, तो उस सेल का मर जाना यानी कि उस सेल की डेथ ज़रूरी हो जाती है। और ये डेथ क्यों होती है, क्योंकि लाइजोसोम्स उस सेल को मार देता है विद द हेल्प ऑफ इट्स एंजाइम्स। जो एंजाइम्स उस पर प्रेजेंट होते हैं उसकी हेल्प से लाइजोसोम्स उस पूरे सेल की डेथ करा देता है, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई इट इज़ कॉल्ड एज सुसाइडल बैग्स। तो एक तरह से देखा जाए तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए ये ज़रूरी भी है कि एक सेल की वजह से पूरे ऑर्गेनिज्म की डेथ ना हो। तो दैट इज़ द रीज़न वाई इट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। यू कैन सी द स्ट्रक्चर, लाइजोसोम्स हैं। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द असाइनमेंट। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, यहाँ ओ आना चाहिए था, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम हो गया। ओके, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में आप जानते हैं, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम 3 चीज़ का बना हुआ है। कौन कौन सी? आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, और साथ ही साथ आपका जो है वो लाइजोसोम्स है। तो दे वर्क, दे कोऑर्डिनेट इन अ मैनर एंड कंप्लीट देयर वर्क एज सच। Briefly explain the role of endoplasmic reticulum. 2 type: smooth endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum, involved in lipid synthesis, involved in protein synthesis, वो आप देख लीजिएगा। रोल ऑफ गोल्गी apparatus मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस